नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मोदी सरकार ने कैबिनेट में आज कई अहम बड़े फैसले लिए हैं, जिससे बिहार में कनेक्टिविटी पर फोकस दिखाई पड़ रहा है। क्या लिए गए हैं मोदी सरकार के कैबिनेट में बड़े फैसले, इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। चर्चा करेंगे बिहार की गर्माती राजनीति पर, जहां लगातार सियासत गर्माती हुई दिखाई पड़ रही है। पटना में आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तो महागठबंधन ने आरक्षण की 50% की सीमा को पार करने का वायदा भी किया, जिस पर बीजेपी कांग्रेस पर जमकर पलटवार कर रही है। इसके अलावा बताएंगे कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की खबरें, जहां की राज्य सरकारें सवालों के घेरे में है। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट ने दी कई अहम फैसलों को मंजूरी। बचत उत्सव के बीच रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के बोनस का ऐलान। शिप मैन्युफैक्चरिंग में करीब 70,000 करोड़ रुपए से बढ़ेगी ताकत, तो बिहार को रेल और सड़क परियोजना की सौगात। बिहार में सियासी घमासान जारी। कांग्रेस ने आजादी के बाद पहली बार पटना में की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा 85 साल बाद कांग्रेस को आई बिहार की याद। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण पर घमासान। आरक्षण की 50% की सीमा तोड़ने के महागठबंधन के वादे पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, यह मामला कोर्ट का विषय, केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं वादा। कोलकाता में बारिश का कहर, लोगों की मौत पर सियासत शुरू। कांग्रेस ने ममता सरकार पर इंतजाम करने में नाकाम रहने का लगाया आरोप, तो बीजेपी ने कहा समय रहते चेतावनी को ममता सरकार ने किया नजरअंदाज। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। दंतेवाड़ा में 30 इनामी सहित 71 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। वहीं दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़, इलाके में तलाशी जारी। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मोदी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत बिहार की कनेक्टिविटी पर खासा फोकस दिखाई पड़ा। बिहार की रेल और सड़क परियोजनाओं से जुड़े हुए 2 फैसले लिए गए, तो रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस का ऐलान भी किया गया। मोदी सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5,000 पीजी सीट बढ़ाए जाने की मंजूरी दी, तो मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेज के बुनियादी ढांचे को और बेहतर करने का भी फैसला लिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार के विकास से जुड़े 2 बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले फैसले में बिहार के बख्तियारपुर, राजगीर, तिलैया एकल रेलवे लाइन खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इसके लिए 2,192 करोड़ की मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 104 किलोमीटर की वृद्धि होगी। 4 बड़े जो हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, बोध गया जी मिला के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लाइन बनती है। पटना और गया जी की कनेक्टिविटी का एक बड़ा माध्यम ये बनेगा, और नीचे झारखंड के साथ कनेक्टिविटी का भी इसमें बहुत बड़ा माध्यम बनता है। दूसरे फैसले के तहत 79 किलोमीटर लंबा साहेबगंज बेतिया खंड के तहत उत्तर बिहार में बेतिया, मोतिहारी और साहेबगंज से पटना तक फैले सड़क नेटवर्क को 4 लेन वाले राजमार्ग में उन्नत किया जाएगा। यह परियोजना उत्तर बिहार और पटना के बीच संपर्क में सुधार लाएगी और वैशाली तथा केसरिया जैसे बिहार के सभी प्रमुख बौद्ध स्थलों को भी जोड़ेगी तथा वाल्मीकि बाघ अभयारण्य तक पहुंच में सुधार लाएगी। बेतिया और साहेबगंज के बीच यात्रा का समय, जो वर्तमान में लगभग 2 घंटे का है, घटकर 1 घंटा रह जाएगा। इस पर करीब 3,822 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एक अन्य अहम फैसले के तहत रेलवे के गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का ऐलान भी कर दिया गया है। इसके लिए 1,866 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिससे 10.9 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। 78 डेज का 1,866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारी हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा।
10,90,000 कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा रेलवे का। इसके साथ ही देश भर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5,000 पीजी सीटें बढ़ाए जाने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को बेहतर किया जाएगा। इसके साथ ही 5,023 MBBS सीटें भी बढ़ाने को मंजूरी दी गई हैं। 5,000 नए पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स का अप्रूवल कैबिनेट में मिला है और इसके लिए आउटले होगा 15,035 करोड़ रुपीस। 15,035 करोड़ रुपीस का इसके लिए आउटले होगा। ओवरऑल बेटर हॉस्पिटल्स, अपग्रेडेशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, उनमें नए डिपार्टमेंट्स खुलना, नए डिसिप्लिन्स लाना, बेटर इक्विपमेंट लाना, बेटर मेडिकल टेक्नोलॉजीज लाना और AI का भी बहुत उपयोग किया जाएगा इन इम्प्रूविंग द मेडिकल एजुकेशन। जाहिर है मोदी सरकार एक के बाद एक अहम फैसले ले रही है जिससे देश में विकास की रफ्तार को तेज किया जा सके और लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया हों। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। और बात कैबिनेट के एक और बड़े फैसले की। मोदी सरकार ने मैरीटाइम सेक्टर में बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। इसके तहत करीब 70,000 करोड़ रुपए के पैकेज को आज केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली है। शिप निर्माण में घरेलू क्षमता को मजबूत करने, मजबूत समुद्री बुनियादी ढांचा बनाने और नीतिगत सुधारों को लागू करने पर फोकस दिखाई दिया। इस फैसले से समुद्री मार्गों के द्वारा ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी तो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा, तो भारत को वैश्विक नौवहन और जहाज निर्माण में एक प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में भी अपने आप को स्थापित करने का मौका मिलेगा। समुद्री क्षेत्र के सामरिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस दिशा में अहम फैसला लेते हुए मैरीटाइम सेक्टर में बड़े सुधारों को मंजूरी दी है। भारत के जहाज निर्माण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कुल 69,725 करोड़ रुपए के एक व्यापक पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस पैकेज के जरिए शिप निर्माण में घरेलू क्षमता को मजबूत करने, दीर्घकालिक वित्त पोषण में सुधार करने के साथ साथ मजबूत समुद्री बुनियादी ढांचा बनाने हेतु कानूनी, कराधान और नीतिगत सुधारों को लागू किया जाएगा। जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना को 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया जाएगा, जिसकी कुल राशि 24,736 करोड़ रुपए होगी। इस योजना का उद्देश्य भारत में जहाज निर्माण को प्रोत्साहित करना है और इसमें 4,001 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एक शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट भी शामिल है। सभी पहलों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन भी स्थापित किया जाएगा। अब 2047 तक भारत को फिर से विकसित राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी ने संकल्प लिया है, देश के सामने संकल्प रखा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर। तो आज करीब 70,000 करोड़ रुपीस का पैकेज अप्रूव हुआ है, टू बी प्रिसाइज 69,725 करोड़ रुपीस, और ये 10 इयर्स का प्रोग्राम है बड़ा। 25,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ समुद्री विकास कोष को मंजूरी दी गई है। इसमें भारत सरकार की 49% भागीदारी वाला 20,000 करोड़ रुपए का समुद्री निवेश कोष और ऋण की प्रभावी लागत को कम करने तथा परियोजना की बैंकिंग क्षमता में सुधार के लिए 5,000 करोड़ रुपए का ब्याज प्रोत्साहन कोष शामिल है। इसके अलावा 19,998 करोड़ रुपए के बजटीय परिपक्व के साथ जहाज निर्माण विकास योजना का लक्ष्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को सालाना 4.5 मिलियन सकल टन तक बढ़ाना, मेगा जहाज निर्माण क्लस्टरों का समर्थन करना, बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के तहत भारत जहाज प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करना और जहाज निर्माण परियोजनाओं के लिए बीमा सहायता सहित जोखिम कवरेज प्रदान करना है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री चालू होती है तो उसके बहुत सारे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होते हैं। शिप बिल्डिंग चालू हुई, इंजन मेकिंग चालू होता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को उसका बेनिफिट मिलता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, स्किलिंग के लिए बहुत काम आते हैं। शिप बिल्डिंग से कई तरह के मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट, कई तरह के मटेरियल्स के डेवलपमेंट चालू होते हैं। इस समग्र पैकेज से 4.5 मिलियन सकल टन भार की जहाज निर्माण क्षमता का विकास होने, लगभग 30 लाख रोजगार सृजित होने और भारत के समुद्री क्षेत्र में लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। अपने आर्थिक प्रभाव के अलावा यह पहल महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं और समुद्री मार्गों में लचीलापन लाकर राष्ट्रीय ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करेगी।
यह आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा और भारत को वैश्विक नौवहन और जहाज निर्माण में एक प्रतिस्पर्धी शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इन फैसलों के साथ ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2277 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास पर DSIR योजना को भी मंजूरी दी है। ये निर्णय हजारों युवा शोधकर्ताओं को सशक्त बनाएगा, भारत के अनुसंधान एवं विकास तंत्र को मजबूत करेगा, स्टेम विषयों में नवाचार को बढ़ावा देगा और भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। इन तमाम कैबिनेट के बड़े फैसले आज मोदी सरकार ने लिए हैं। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार वापस आएंगे तो बात करेंगे बिहार के सियासी घमासान की। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। अरे सुनो, जानती हो सरकार ने सिलाई मशीनों पर भी GST कम कर दिया है। सच में? मतलब अब हमारी भी अपनी मशीनें हो सकती हैं? तो अब हमारा काम आसान और खर्चा भी कम हो जाएगा। मशीन अब 500 से 1000 रुपए सस्ती हो गई है। बचत से मिली ताकत और आत्मविश्वास। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ। विचित्र नजारा, बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। वाई अंकल? क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मोदी जी ने भारत को दिया सेवा और विकास। अब दिल्ली का भविष्य बदल रहा है। 5580 करोड़ रुपए से बना 75 किलोमीटर लंबा UER2, 4 से 6 लेन का हाईटेक आउटर रिंग रोड और 5360 करोड़ रुपए का द्वारका एक्सप्रेसवे, 11,000 करोड़ रुपए का इंफ्रा बूस्ट। दिल्ली को तेज रफ्तार देने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। 11 साल से मोदी जी ने गढ़ी है आधुनिक दिल्ली की नींव। भारत मंडपम 2700 करोड़ रुपए का वर्ल्ड क्लास सेंटर, यशो भूमि 5400 करोड़ रुपए का आयोजन गौरव, नया संसद भवन, 971 करोड़ रुपए का लोकतंत्र का मंदिर, सेंट्रल विस्टा, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नेशनल मेमोरियल। दिल्ली में भव्य आधुनिक निर्माण के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। और ब्रेक के बाद अब बात बिहार के। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। हर दल अपने अपने हिस्से की राजनीतिक जमीन को बढ़ाने और खोजने में लगा हुआ है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की आज से पटना में शुरुआत हुई, जिसके बहाने कांग्रेस अब पार्टी बिहार में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस और सहयोगी दलों के नेताओं ने आज कुछ चुनावी वायदे किए, जिसमें आरक्षण की सीमा बढ़ाने का ऐलान भी किया गया है। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने महागठबंधन के नेताओं पर जोरदार पलटवार किया है। आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस CWC की बैठक, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश, वोट चोरी का राग जारी तो बीजेपी का करारा प्रहार। बीजेपी का तंज, 85 साल बाद हुई बिहार की चिंता। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार इन दिनों देश की राजनीति का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। प्रदेश में सियासी तपिश के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी
यानी CWC की बैठक पटना में आयोजित की गई। कांग्रेस चुनाव से पहले जहां बिहार में अपना संगठन मजबूत करना चाहती है, तो वहीं महागठबंधन में भी अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रही है। वर्षों बाद आयोजित CWC की इस बैठक को कांग्रेस ऐतिहासिक और देश की आजादी से जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो बीजेपी ने कांग्रेस की इस कोशिश पर सवाल खड़े किए हैं। बहुत ऐतिहासिक भूमि पे हम खड़े हैं, जाहिर सी बात है एक ऐतिहासिक क्षण है और यहाँ से जो संदेश निकलेगा वो ना केवल बिहार के लिए, ना केवल देश के लिए, अपितु पूरे लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक संदेश यहाँ से आज निकलेगा। राजेंद्र बाबू देश के पहले राष्ट्रपति थे ना, नेहरू जी उनको पहला राष्ट्रपति भी नहीं बनने देना चाहते थे। आपने जगजीवन राम को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। भले ही कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बैठक में भी राहुल गांधी का वोट चोरी का एजेंडा हावी रहा। इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पूरी वोट चोरी पे तो फोकस था पूरा, इतना कुछ कैंपेन में हम लोगों ने कहा है। राहुल गांधी जी क्या देश के जनता और वोटर्स का अपमान कर रहे हैं? इस बीच राहुल गांधी द्वारा एक लेख में देश की चुनावी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए हैं, जिसको लेकर भाजपा ने राहुल गांधी द्वारा देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया और बिना तथ्यों के लोगों को भ्रमित करने की बात कही। राहुल गांधी ने जो एविडेंस प्रस्तुत भी किया है अभी तक पब्लिक डोमेन में, जिस अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी कह दिया कि वी कैन नॉट वेरीफाई की एविडेंस जो राहुल गांधी पेश कर रहे हैं, क्या ये पेश करते हैं ये एविडेंस है भी रेलेवेंट, या ये एविडेंस जो है वो इंपॉर्टेंट इनफ है कि इस पूरे बड़े एलिगेशन को प्रूव किया जाए। बिहार चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन को लेकर खींचतान फिर से सामने आ रही है। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से महागठबंधन में शामिल होने की बात कही, तो महागठबंधन के नेताओं पर सवाल खड़े किए गए। बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। बिहार में सभी दलों ने खम ठोक दिया है। बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस इस बैठक के द्वारा महागठबंधन में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो इससे पहले राहुल और तेजस्वी की अलग अलग यात्राओं को भी गठबंधन में अपने लिए ज्यादा जगह हासिल करने के तौर पर देखा जा रहा है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बिहार में महागठबंधन के नेताओं ने आज पटना में अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र जारी किया, जिसके माध्यम से आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का वायदा भी राहुल गांधी ने किया है। कांग्रेस के इस वायदे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण का काम करके बिहार की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। इन्होंने आपको एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं दिया? 20 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये आपके लिए विजन है और ये आपका विजन है। हमारा काम इंप्लीमेंट करने का है। हम आपको कह रहे हैं कि ये गारंटी करके हम बिहार में इंप्लीमेंट करेंगे। राहुल गांधी जी का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड प्लेयर वहीं अटक गया है, वही बातें बार बार दोहराते हैं। नेहरू जी से राजीव गांधी तक कांग्रेस पार्टी का जो सफर रहा है, उस सफर का अगर हम इतिहास देखेंगे, ओबीसी को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर किस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस पार्टी की रही। उस समय पिताजी ने ओबीसी के खिलाफ कहा और आज नेपो किड एक अलग ही अंदाज में ओबीसी के पक्ष में कह रहे हैं। ओबीसी आयोग तक नहीं बनाया गया इन लोगों से। ओबीसी आयोग जिन लोगों ने नहीं बनाया, वो आज हमें यह भाषण दे रहे हैं कि हम आएंगे तो ऐसा होगा, हम आएंगे तो वैसा होगा। तो बिहार की इस बड़ी सियासत की खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। चुनाव से पहले बिहार की सियासत गरमाई, क्योंकि लगातार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार एक तरीके से सियासी तौर पे लगातार गरमाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। मनीष पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ऋषि शंकर मिश्रा, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक, और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है, उन्होंने एक तरीके से पिछड़ों के लिहाज से अपना एक संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है, वायदा भी कर दिया कि साहब हम वो करके दिखाएंगे जो आप लोग डबल इंजन की सरकार के बाद भी नहीं कर पाए। और CWC की बैठक के माध्यम से तो बड़ा संदेश देने की कोशिश हो ही रही है कांग्रेस की। मनीष जी, देखिए, ऐसा है कि बिहार के बारे में और बिहार की राजनीति के बारे में कई डायलॉग लिखे गए और बड़े हिट भी हुए हैं वो डायलॉग।
बिहार के लोगों के राजनीतिक ज्ञान के ऊपर कोई अपना ज्ञान तो कम से कम नहीं बिठा सकता है। हाँ ठीक है, अब मनमिजाज के हिसाब से बिहार अपनी राजनीति करता रहा है दशकों तक, हमेशा चेंज होकर, वो एक दूसरा विषय है। लेकिन बाहर से कोई बातें थोपने की कोई कोशिश करेगा, मुझे लगता है कि बिहार को वो ठीक से समझ नहीं पाया है। जहां तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात है, तो मैं उस पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब बिहार के लोग राजनीतिक रूप से इतने जागरूक हैं, तो उनको पता नहीं है कि 85 वर्षों बाद बिहार को कांग्रेस की क्यों याद आई। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये आंकड़े इस बात के गवाह है कि अगर बिहार बीमारू राज्यों की श्रेणी में रहा है इसके पहले तक, या बिहार अन्य राज्यों की तुलना में कहीं न कहीं विकास में पिछड़ा रह गया था, तो उसमें किसका देन है सबसे बड़ा? जी, हम याद करते हैं ना, कांग्रेस शासित जब राज्य था बिहार और केंद्र में कांग्रेस की सरकार लगातार रही 50-55 वर्षों तक, तो बिहार की कैसी उपेक्षा हुई? या बिहार वासियों को पता है, अगर बिहार के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया होता, तो मुझे लगता है कि बिहार में अगर बाढ़ की समस्या का समाधान आज से 40 साल पहले कर दिया गया होता, बिहार में फैक्ट्री अगर 40 साल पहले बिठा दिए गए होते, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान जो बंद हो गए कांग्रेस शासन काल में, अगर वो बंद नहीं हुए होते, तो मुझे लगता है कि बिहार राज्य के दूसरे राज्यों के साथ ऋषि जी, सवाल ये कि बीजेपी कह रही कि साहब एक तो 85 साल बाद कांग्रेस को याद आई बिहार की, और आपके समय में बिहार बीमारू राज्य की एक उपाधि से सुशोभित होता रहा है, तो उसके पिछड़ेपन का जो एक सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर जिम्मेदार रहा है विकास के पैमाने पे, तो कांग्रेस पार्टी है। ऋषि जी, विगत 20 सालों से तो भाजपा जेडीयू की सरकार है। डेवलपमेंट इंडेक्स के किस मामले में बिहार आज जो है 28 राज्यों की किस सूची पे है, तो थोड़ा मनीष जी बता दे। और मनीष जी ने बिल्कुल सही कहा है कि बिहार को बाहरी आदमी समझा नहीं सकता है, अपने विचार थोप नहीं सकते हैं। और मनीष जी ने अपने ही पार्टी के 2 शीर्ष लीडर को आईना दिखाया है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो हैं बिहार को चलाना चाहते हैं, ये बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक, मनीष जी के बात से मैं सहमत हूं। और हर पार्टी को मजबूत तो अपने आधार को बढ़ाने का अधिकार है। उसी संदर्भ में कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक की है। यह बात बिल्कुल सही है, आजादी के बाद पहली बार बिहार में बैठक हुआ है। और कांग्रेस जिस प्रकार से वो सक्रिय है, उससे कहीं न कहीं जो तमाम विपक्षी पार्टी है, खासकर भाजपा जेडीयू बेचैन है। और जहां तक संबित पात्रा जी को सुन रहा था, तो पहली बार तो सांसद बने हैं, पार्षद में लड़े थे, चंद वोट आया था। मुझे याद है आज राहुल गांधी को ज्ञान दे रहे हैं कि कौन सा मुद्दा इम्पैक्ट डालेगा, कौन सा मुद्दा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो ये संबित पात्रा या जो रविशंकर प्रसाद है अपने संसदीय क्षेत्र में कभी जाते नहीं है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कैसा विरोध हुआ था उनका, ये कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक विकास की बात है, तो ये आप भी जानते हैं, विगत 20 सालों से जेडीयू बीजेपी की सरकार है। आप बता दीजिए, मनीष जी तो विद्वान आदमी है, बिहार के रहने वाले हैं। सर, रविशंकर जी का विरोध हुआ होगा, राहुल गांधी तो अमेठी से चुनाव हार गए थे सर, वो भी है। तो मतलब इस प्रकार का उदाहरण ठीक नहीं है। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद है। अवधेश जी, सवाल ये है कि बीजेपी कह रही है कि साहब बीमारू राज्य बना के रखा, कांग्रेस और आरजेडी के एक तरीके से जो लंबा शासन काल रहा, मौजूदा वक्त में कांग्रेस के ओर से ये कहा जा रहा है कि साहब 20 साल से आपने क्या किया है, अगर आपकी सरकार थी, डबल इंजन की भी सरकार रही, ऐसे में बिहार आज कहां खड़ा हुआ है सियासी तौर पे? अवधेश जी। नहीं, सियासी नहीं, आर्थिक दृष्टि से देखिए तो बिहार 8.64% दर से विकास कर रहा है। और ये बीमारू राज्य तो छोटी बात थी। बिहार का जो 15 वर्ष का लालू जी का शासन था, वो विश्व के इतिहास में मैं नहीं मानता हूं कि उतना डार्केस्ट चैप्टर, उतना मतलब अंधकारतम अध्याय वाला कोई भी दुनिया के इतिहास में पिछले 200-250 सालों के इतिहास में रहा होगा। बिहार में सड़कें समाप्त थी, अस्पताल सब बंद, सरकारी अस्पतालों में बिल्ली चूहे दौड़ते थे, दवाइयां नहीं थी, डॉक्टर थे वहां, इलाज नहीं कर पाते थे। अपहरण, साधारण गांव में अपहरण, किसी को 5,000 10,000 चाहिए, अपहरण हो जाता था। आपको 20 किलोमीटर किसी की कहीं जाना है तो पता चला कि आपको 4-5 घंटे गाड़ियों से जानी पड़ती थी। एकदम भयावह परिस्थिति थी। आपके घटना हो गई तो एफआईआर दर्ज नहीं होगा। तो उससे आपको तुलना करनी पड़ेगी। तो देखिए, इस समय सड़कों के मामले में बिहार किसी भी राज्य से पीछे नहीं है। शानदार सड़कें इस समय बिहार में है। लोग कह रहे पुल गिर रहे हैं, अरे पुल जितने बन गए हैं, आप चले जाइए कोसी के क्षेत्र
क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में तो कल्पना ही नहीं थी कि उस प्रकार के मतलब पुल सब बनेंगे बिहार में। अभी जो मोकामा से आगे जिस पुल का अभी मोदी जी ने उद्घाटन किया था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना जो है 6 लेन का पुल वहां बनेगा और सड़कें बनेंगी। तो ये बिल्कुल कहना कि ऐसा है कि बिहार तो बिल्कुल उससे निकल चुका है जी। लेकिन इतना जरूर हुआ है कि नीतीश जी की जो प्रधानमंत्री बनने की कुछ समय महत्वाकांक्षा जागृत हुई जी। 2005 से 2010 का काल स्वर्णिम काल था, उस समय से समस्या बढ़ने लगी और जब फिर लालू जी के साथ आ गए तो उसके बाद जो स्थिति होनी थी हुई है बीच में। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि उससे कोई तुलना ही नहीं सकती। बिहार ठीक है ऋषि जी मैं आ रहा हूं आपके पास में। मनीष जी पटना में जाइए ना, पटना में जिस ढंग से भवनों के निर्माण, ठीक है ऋषि जी आ रहा हूं आपके पास में। अवधेश जी ऋषि जी आ रहा हूं आपके पास। ऋषि जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अवधेश जी ऐसा कहीं नहीं है, ठीक बात है। मनीष जी जो गांधी टावर बना है पटना में, वो विश्व में वैसा कहीं नहीं बना है। ठीक है, अस्पताल जागृत है, अच्छे से अच्छे अस्पताल शहरों में खड़े हैं। एक बड़ी इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए। ऋषि जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अवधेश जी एक सेकंड, अवधेश जी एक सेकंड। बढ़िया से बढ़िया उपलब्ध है, ठीक है। कैंसर के अस्पताल ये कहीं नहीं सकते हैं। लेकिन अवधेश जी बिहार कोई महाराष्ट्र बन गया हो, तमिलनाडु नहीं है, लेकिन बिहार तो उससे काफी आगे। ठीक है, कहां खड़े थे वहां से कितना आगे गए हैं, इस पैमाने पे बहुत कुछ बिहार ने तरक्की की है, इसको हर कोई महसूस भी करता है। मनीष जी सवाल ये कि वो कह रहे हैं कि साहब 20 साल में आप लोगों ने बिहार को क्या करके दिया, और वो कह रहे हैं कि साहब किस प्रकार से उनकी यात्राएं निकली हैं, किस प्रकार से उनकी कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हो रही है, बिहार में उनके लिए एक बड़ी सियासी जमीन तैयार होती दिखाई पड़ रही है। मनीष जी। नहीं देखिए, निश्चित रूप से सियासी जमीन दिखाई पड़ रही है, इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है। इनकी उपलब्धियां क्या रही। राहुल गांधी 3 बार बिहार आए तो छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करके चले गए, याद होगा आप सभी लोगों को। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दरभंगा में आए तो क्या हुआ, बेगूसराय में तो आए तो क्या हुआ। तो वो छोटी सभाएं नुक्कड़ सभा करके गए। और अभी जो यात्रा इन्होंने जो गाली गलौज यात्रा की थी, तो उसके बारे में तो पता ही है कि उनकी पूरी लड़ाई राजद के साथ थी और वो शुरू से लेकर अंत तक पत्रकार पूछते रह गए। देखिए मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसलिए कि क्यों इस पे कई बार चर्चाएं हो चुकी है, डिबेट हम लोग कर चुके हैं। मनीष जी लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो एक साथ यात्राओं में रहे हैं ना, उनके साथ में तो रहे। सीएम के लिए वो कह रहे हैं बाद में तय कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी उपलब्धि यही रही कि जब यात्रा की सासाराम से शुरुआत हुई थी तो तेजस्वी यादव फ्रंट रूट पे थे और जब समाप्ति हुई तो बैकफुट पे चले गए। और स्थिति यह होगी कि बाद में तेजस्वी यादव को अपनी यात्रा निकालने पड़ी। पत्रकार पूछते रह गए, भैया मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। तो ये तो इनकी एकता का भी। ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं आपने सुना नहीं? कहा कि देखो भैया 6 सीट मुझे दे दो, नहीं दोगे तो बाद में यह मत कहना कि वोटों का बेती हो गया, डिवाइडेशन हो गया, तो उसके लिए हम जिम्मेवार थे। तो ये सारे लोग जितने लोग हैं, इन लोगों को देखिए, बिहार की जनता एक बात जानती है। मैं ऋषि मिश्रा जी को एक बात बड़ी मैं इज्जत के साथ कहना चाहूंगा, देखिए चेहरा बड़ा नहीं होता, चेहरा बिल्कुल बड़ा नहीं होता। आपने कहा ना कि 2 बाहरी लोग, आप गलतफहमी में हैं। चेहरा बड़ा नहीं होता, उनके द्वारा जो काम किए गए हैं ना बिहार में। भैया 2005 में नीतीश जी की सरकार थी, हम सरकार में थे जी। 2005 से एनडीए की सरकार थी, लेकिन हर घर बिजली 2014 के बाद आई, हर घर शौचालय 2014 के बाद हुआ। यह जो डेवलपमेंट जो दिखा है बिहार के अंदर, सरकार में तो हम 2005 से रहे हैं जी, लेकिन तब हर घर बिजली नहीं गई थी। अगर गई हो तो आप बता दें मुझे। तो ये जो विकास की लौ जो बिहार में गई, जो लोगों ने महसूस किया, डीबीटी से पैसा आना, पैसा के मामले में सारा चीज, जो इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ना, ये सारे जो डेवलपमेंट हुए वह 2014 के बाद से हुए। बिहार की जनता इसको समझती है। ठीक है ऋषि, ठीक है ऋषि जी, बड़े नहीं होते। मैं 10 सेकंड ले लेता हूँ। देखिए मुद्दे बड़े नहीं होते हैं, बड़ा होता है कि जो इस मुद्दा को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता उस मुद्दे को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, बिल्कुल। चुनाव से पहले माहौल कैसे बनेगा और मुद्दे कैसे तय होंगे, ये भी देखना जरूरी। ऋषि जी स्पेसिफिक सवाल कि सीएम को लेकर महागठबंधन में आपसी खींचतान है, ये खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई, एक चीज। दूसरा ये कि ओवैसी साहब को लेकर एक असमंजस क्यों है, फिर बाद में होता कि साहब सीमांचल का पूरा इलाका उनकी वजह से विभाजित हो गया। इन 2 चीजों पे ऋषि जी। देखिए हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति है। अभी एनडीए का भी देखेंगे, यदि आप पूछेंगे तो ठीक है, महागठबंधन में कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव के बाद फैसला होगा, तो एनडीए में भी सीएम चेहरा घोषित नहीं है, एनडीए में भी खींचातानी है। कल ही आरके सिंह ने एक जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ को ड्रग्स माफिया कहा है, वहां बीजेपी के 2 नेता को बहुत बड़ा क्रिमिनल माफिया कहा है।
सम्राट चौधरी से उन्होंने जवाब मांगा है कि यदि सम्राट चौधरी पे जो पीके ने आरोप लगाया है उसका जवाब दे, नहीं तो वो डिप्टी सीएम से इस्तीफा दे। और आरके सिंह को छोटे मोटे नेता नहीं है, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। तो ये आईना मत दिखाइए मनीष जी। और मनीष जी, आपने बाहरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपने किया। मैं नहीं मानता हूँ प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री हैं तो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। बाहरी जैसे शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। और जहां तक दोनों गठबंधन की बात है, तो ये जो लीडरशिप को लेकर जो इश्यू है, यदि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से भी देखे तो दोनों गठबंधन में रार हैं। कौन कितने सीटों पर लड़ेंगे, जेडीयू की बड़ी भूमिका होगी या बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होंगे, सीएम कौन? ऋषि जी सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच में ये इस बात को लेकर रस्साकशी चल रही है कि साहब एक तो सीएम का चेहरा को लेकर, दूसरा आगे बढ़ के उसको ड्राइविंग सीट पे होगा कौन, इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सवाल ये खड़ा हो रहा है। देखिए एक स्ट्रेटजी है कांग्रेस का, हो सकता है। देखिए एक स्ट्रेटजी है कि हर पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। जब ये सीटों का फैसला हो जाएगा, स्वाभाविक है फिर सीएम का चेहरा भी फैसला हो जाएगा। हर पार्टी दबाव बनाना चाहती है। क्या ठीक है, तो अभी फिलहाल दबाव की राजनीति चल रही है। अवधेश जी, सवाल यही है कि महागठबंधन में क्लियर है जी, अवधेश जी सवाल ये कि महागठबंधन में अभी वो दबाव की राजनीति आपस में सहयोगियों पे ही चल रही है कि साहब सीएम शिप को लेकर या फिर अपनी मौजूदगी को ज्यादा मजबूत करने को लेकर। अवधेश जी, नहीं, कांग्रेस जो है बिल्कुल ओपन है, नहीं देना चाहती है आरजेडी को। आज पत्रकार वार्ता में पूछा गया कि भाई आपके ओर से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है, तो कहा कि अभी ये विषय ही नहीं है। कई पत्रकारों ने पूछा कैसे, तो अभी ये विषय ही नहीं है। तभी तो तेजस्वी जी राहुल जी के साथ वोट चोरी यात्रा थी, जब उन्होंने देख लिया कि तो 100% फ्लॉप है, हमारे एक भी कार्यकर्ता नहीं कहने आ रहे हैं कि हमारी वोट चोरी हो गई है, ना हमारा बीएलए आ रहे, तो उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा शुरू की ताकि हमारी लीडरशिप रहे। कल जो है वहां उन्होंने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है, मैनिफेस्टो का एक पार्ट जारी किया है और उसका लीड उन्होंने लिया है। राहुल गांधी जी भी जब थे तो रास्ते में उनसे पूछा गया था, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन बिहार में कांग्रेस अभी आरजेडी की कृपा पर है। कांग्रेस के पास राहुल जी वहां जा रहे हैं, अगर राहुल गांधी की वोट चोर यात्रा होती तो फ्लॉप हो जाती। 2-3 जगह छोड़ के कहीं लोग ही नहीं आते वहां। अवधेश जी जल्दी से इस विषय पे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की देखिए, अवधेश जी आप ही से सवाल, बिहार में स्टेकलेस पार्टी है इस समय। अवधेश जी, स्टेक ऑफ कांग्रेस इन बिहार विदाउट आरजेडी एंड कम्युनिस्ट। तभी तो अवधेश जी आपको आवाज आ रही है? अवधेश जी सीटें मांगो, चुनाव लड़ो। अरे कैसे पत्रकार है? सीपीआई एमएलए कहा है ना कि कांग्रेस अपनी क्षमता को देख करके सीट मांगे। अवधेश जी जल्दी से, क्योंकि महागठबंधन ने ये कहा कि साहब वो 50% के आरक्षण की सीमा को लागेंगे, ये भी एक तरीके से वायदा किया। जल्दी से अवधेश जी इस पे जवाब आपका। नहीं, तो कांग्रेस के पास तो अब अपना कोई विजन नहीं। हर स्टेट में, हरियाणा में जो है 7 पॉइंट का घोषणा पत्र दिया है। राहुल गांधी इस देश में जातीय हिंसा, जातीय उन्माद, जातीय विद्वेष पैदा करने की दृष्टि से कर रहे हैं और वो पिछड़े कर रहे हैं। 15 साल लालू जी का राज रहा, 20 साल से नीतीश जी हैं, उसमें मांझी जी आए, 35 साल से पिछड़ों का राज्य है वहां, दलितों का राज्य है। अभी भी 2 मुख्यमंत्री में से एक मुख्यमंत्री पिछड़े हैं। ठीक है, चुनाव से पहले चुनावी वायदों की फहरिस्त की शुरुआत भी एक तरीके से हो गई है, लेकिन बिहार लगातार देश के लिहाज से एक बड़ी सियासी अखाड़ा अभी फिलहाल बना हुआ। वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि कोलकाता में भारी बारिश के बीच ममता बनर्जी की सरकार पर क्यों लग रहे हैं लापरवाही के आरोप। क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, भारत फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, ये गलत है या सही। भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI.
अरे सुनो, जानती हो सरकार ने सिलाई मशीनों पर भी जीएसटी कम कर दिया है। सच में? मतलब अब हमारी भी अपनी मशीनें हो सकती हैं? तो अब हमारा काम आसान और खर्चा भी कम हो जाएगा। मशीन अब 500 से 1000 रुपए सस्ती हो गई है। बचत से मिली ताकत और आत्मविश्वास। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आज मक्खी खाने का बहुत मन था, पर बीच में आ गए घोष बाबू। बोले आज तक एक भी मक्खी नहीं मारा है, पर एक दिन किस्मत ने उन्हें बड़ी जोर से कसकर मारी। जब 1,60,000 का बिल आया, बोले शाबाश। हेलो रंजन, क्लेम भी अप्रूव हो गया ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ब्रेक के बाद बात पश्चिम बंगाल की। कोलकाता और आसपास के जिलों में भारी बारिश की वजह से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी कांग्रेस और बीजेपी ने लगातार ममता बनर्जी की सरकार को जम के घेरा है। पहले तो दोनों ही दलों ने इस बात का आरोप लगाया कि ममता सरकार ने जो मौसम की चेतावनी थी उसको वक्त रहते नजरअंदाज किया, और जब भारी बारिश के बाद जो हालात उपजे उसको एक तरीके से संवेदनशील तरीके से राज्य सरकार निपट नहीं पाई। क्या कुछ आरोप लगे, देखिए इस रिपोर्ट में। पानी पानी कोलकाता, अस्त व्यस्त हालात, जारी है सियासत। दुर्गा पूजा के बीच इस समय कोलकाता में लगातार हो रही भीषण बारिश से शहर अस्त व्यस्त हो गया है। मूसलाधार बारिश के कारण कई लोगों की मौत हो गई है। ये मौतें बिजली के खंभों में टूटे तारों के संपर्क में आने से करंट लगने की वजह से हुई है। भारी बारिश का असर रेल, सड़क और हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है। कोलकाता और उसके आसपास के जिलों में जल जमाव के मद्देनजर बंगाल सरकार ने बुधवार और गुरुवार को सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। जहाँ भारी बारिश से जनजीवन ठप हो गया है, वहीं प्रदेश की मुखिया ममता बनर्जी इसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरे प्रदेशों पर ठीकरा फोड़ रही हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में ममता ने लिखा कि फरक्का बैराज की सफाई ठीक से नहीं हुई, इसलिए हर बार जब बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मुंबई, दिल्ली हर जगह बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश से हुई कई लोगों की मौत पर अब सियासत शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री को कोलकाता की सड़कों को लेकर खुला पत्र लिखा था। मौसम विभाग ने नवरात्रि के दौरान पूजा अवधि में बारिश की भविष्यवाणी की थी, इसके बावजूद कोई इंतजाम नहीं किए गए। वहीं बीजेपी ने ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मौसम विभाग के अलर्ट को गंभीरता से नहीं लिया गया। एक क्या स्थिति है, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप कहाँ है, क्यों नाली को अच्छा से वो साफ सुफा नहीं किया गया है। ममता दी को ये सोचना चाहिए जे उनका एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा है, आइदर दूसरी कोई सोचना है, नहीं तो मिनिस्ट्री छोड़ देना चाहिए। देखिए, इसके लिए सीधा सीधा ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए था, ले ही लिया। कॉशन दिया था प्रॉपरली विद एडवांस, आईएमडी ने दिया, लेकिन ये लोग नहीं किया, कुछ नहीं किया।
वहीं हाल ही में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। मराठवाड़ा क्षेत्र में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एकनाथ शिंदे ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत कार्यों की समीक्षा की। बाढ़ग्रस्त इलाकों में एनडीआरएफ और सेना को राहत एवं बचाव काम में लगाया गया है। इस मामले में हमारा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीडीएमओ और जो एसडीएम है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनसे बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है। जैसी ये स्थिति उत्पन्न हुई, हमें तुरंत सूचना मिली और हम पूरी तैयारी के साथ अपनी जगह, जैसा कि मैंने बताया, ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें तैनात हुए और 400 प्लस लोगों को रेस्क्यू कर चुके हैं। मानसून के भारत छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन ये विदाई आसान नहीं दिख रही। सितंबर के महीने में बारिश का सितम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मुंबई से योगेश कुमार की रिपोर्ट, डीटी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि सिलिकॉन वैली में चलना क्यों हो गया है मुश्किल। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, बाहर फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। ये गलत है या सही। भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जब भी किसी का नुकसान होते तो लोग का कहते मालूम? का गई भैंस पानी में। पर हमरे गांव में नहीं, हमरे गांव में कहते हैं। अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, वरना उधार लेना पड़ता गुरु। अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, वरना गहने गिरवी रखने पड़ते, फिर बाढ़ आ गई। रमेश बोला अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए, वरना जमीन बेचनी पड़ती। भैंस तो पानी में जाएगी, पर आपकी जमा पूंजी नहीं। इनके जैसे करोड़ों लोग यही कहते हैं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दिल्ली में कारोबार करना अब आसान। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। पुलिस लाइसेंस का झंझट खत्म। 65 ग्रीन इंडस्ट्रीज की मंजूरी सिर्फ 20 दिन में। सिंगल विंडो से तेज और पारदर्शी प्रक्रिया। 8 लाख व्यापारियों को मिला मजबूत सहारा। दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। वीरों के बलिदान को मोदी जी ने दिया शाश्वत प्रणाम। 176 करोड़ रुपए का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, 25,942 शहीदों के नाम अमर, 306 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री संग्रहालय, हर पीएम की सेवा यात्रा, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक, समानता और न्याय का प्रतीक। गौरव के इन प्रतीकों के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। एमडीएच सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। एमडीएच। और खबर दिखाते हैं आपको देश की सिलिकॉन वैली कही जाने वाले बेंगलुरु की, जहां पे खस्ताहाल सड़कों की वजह से इस वक्त चलना मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार वहां की कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बेंगलुरु की सड़कों पे लगातार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने विरोध करते हुए जहां गड्ढे भरने का काम करके कांग्रेस की सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की है, तो साथ ही साथ आरोप लगाया कि जनता के टैक्स के पैसे की लूट करने में सिद्धारमैया सरकार व्यस्त है। बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढे,
भाजपा का गड्ढा भरो प्रदर्शन। कांग्रेस सरकार अच्छी सड़कें देने में नाकाम। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खस्ताहाल सड़कों से जनता परेशान है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर गड्ढे भरने में नाकामी का आरोप लगाते हुए खुद ही सड़कों के गड्ढे भरकर विरोध जताया। सरकार को जगाने की खातिर किए गए इस प्रदर्शन में भाजपा सांसद पीसी मोहन समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने सिद्धारमैया सरकार पर जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करने का आरोप लगाया। विजुअल्स में देख सकते हैं मेरे पीछे कितने गड्ढों का प्रॉब्लम है और बाइक राइडर्स और कार जो चलाते हैं वो सब इसी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ये तो अक्सर की प्रॉब्लम है। यहाँ पे ट्रैफिक एक तरफ से है और दूसरी तरफ गड्ढों की प्रॉब्लम है। जो पॉट होल्स आप देख रहे हैं, बाइक राइडर्स है या कार वाले हैं या बाइसिकल वाले हैं या बस वाले हैं, सब इस गड्ढों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा आपकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और सड़क के गड्ढों को भर रही है। उन्होंने कहा कि ये जनता के आक्रोश का स्पष्ट चित्रण है जो आपकी सरकार को गड्ढे में डालने के लिए तैयार है। For the last 2.5 years, this government has not released any fund to Bangalore Mahanagar, and Bangalore is a place where around 65% of the whole state's revenue is generated here. More than 50% of the employment is generated in Bangalore, but not a single money has been released, not a single rupee has been released to Bangalore. Always these Congress leaders are telling lie to convince the people, but that is not the truth. They have to tell truth, and that is what we wanted to show the public, that there is a potholes. We are doing that. We are doing Bangalore. We have to clean Bangalore. We have to maintain the neatness, and roads should be good. वहीं सड़कों को सुधारने के बजाय प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दूसरे प्रदेशों का उदाहरण देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर भी कर्नाटक से। तुष्टीकरण की नीति पर घिरने के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने यू टर्न ले लिया है। जातीय जनगणना में ईसाई समुदाय की कई जातियों को हिंदू उपजातियों में जोड़ने का फैसला सिद्धारमैया सरकार ने लिया था, लेकिन बीजेपी ने जोरदार तरीके से विरोध किया। उसके बाद कांग्रेस सरकार पे दबाव बना और उसे अपना फैसला पलटना पड़ा है। भाजपा ने सिद्धारमैया सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक के अंदर जहां कास्ट सेंसस चलने की बात हुई थी, अभी तक उसके नतीजे क्यों नहीं आ पाए? क्यों दोबारा कास्ट सेंसस करना पड़ा? क्यों कांग्रेस के अंदर भी एक चुप्पी छाई हुई है? क्यों कांग्रेस के अंदर भी कहीं न कहीं कर्नाटक में सुबकाहट है? क्या कारण रहा है कि कास्ट सेंसस के माध्यम से भी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी अपीजमेंट में लगी हुई है? आप देखिए, कुर्बा क्रिश्चियन, ब्राह्मण क्रिश्चियन, वोकलिंगा क्रिश्चियन, ऐसा कास्ट आपने सुना है क्या कहीं? 26 ऐसे कास्ट उन्होंने कर्नाटक में बनाए हैं जिसके माध्यम से जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए उनका हक छीन करके किस प्रकार से धार्मिक तुष्टीकरण किया जा सके, किस प्रकार रिलीजियस अपीजमेंट किया जा सके, उस दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में देश के पहले डेंटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने मिलकर भारत में दंत चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। इस पहल का मकसद भारत में दंत चिकित्सा से जुड़ी तकनीकों के विकास, उत्पादन और उपयोग के तरीकों में बदलाव लाना है। इस पहल के तहत एक नया एक्सीलेंस सेंटर यानी उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है, जो दंत चिकित्सा के लिए जरूरी उपकरण, बायोमटेरियल, डिजिटल तकनीक और इम्प्लांट्स को भारत में ही विकसित करेगा। इसमें एआई से लैस डेंटल उपकरण, नई पीढ़ी के इम्प्लांट्स, नए बायोमटेरियल और 3D प्रिंटिंग से लैस डिजाइन लैब शामिल है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि भारत में जर्मन एम्बेसडर ने क्या दिया है खूबसूरत बयान, क्योंकि कैसे वो भारतीय
जो टैलेंट है उसको आकर्षित करने की बात कर रहे हैं। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हेलो, नमस्कार विधायक जी, हम पैसा बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट बैंक से बात कर रहे हैं। हम आपके पैसे 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपको ग्रुप पे ऐड करके प्रूफ भी भेजा है, आप देखिएगा। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर, ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। चिंता मत करो, जिस नंबर से तुम कॉल कर रहे हो ना, पुलिस 2 मिनट में उसको देख करके ट्रेस करके पकड़ लेगी तुमको और अंदर। और ये क्या कर दिया महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये लोग ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहे हैं। हमको चूना लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। आपके लालच को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप परिवार। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930 या फिर ये जो वेबसाइट दिया हो ना नीचे www.cybercrime.gov.in आपकी स्क्रीन पर, वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। आपको कई मैसेजेस आएंगे, गेट रिच क्विक ग्रुप्स का हिस्सा बनाएंगे, डबल रिटर्न्स की गारंटी देकर विश्वास दिलाएंगे। ये नकली है या असली, बाहर फर्क पहचाने। कुछ इन्फ्लुएंसर्स रोज नई वीडियोस बनाएंगे, अमीर बनने के शॉर्टकट्स बतावेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। ये गलत है या सही, भारत फर्क पहचानेगा और बनेगा देश इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स का। An investor awareness initiative by SEBI. पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे जीएसटी पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। जर्मनी की तरफ से भारतीय पेशेवरों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। जर्मनी के भारतीय प्रतिभाओं के लिए अपने दरवाजे और बेहतरी से खोल दिए हैं। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एरकमैन ने भारतीय पेशेवरों से जर्मनी में आईटी, प्रबंधन, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में उपलब्ध नौकरी के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की है। एरकमैन ने कहा है कि जर्मनी में भारतीय सबसे ज्यादा कमाई करने वालों में से है, क्योंकि उनका देश योग्य लोगों को सर्वोत्तम वेतन देने में विश्वास करता है। This is a good moment to talk about Indians working in Germany. Indians are amongst the top earners in Germany. The average Indian working in Germany earns more than the average German working in Germany. And that's pretty good news. Because a high salary means that Indians are contributing big time to our society and our welfare. We believe in hard work and we believe in giving the best jobs to the best people. Our migration policy works a bit like a German car. It's reliable, it is modern, it is predictable. It will go in a straight line with no zigzags. And you don't have to fear a full brake at a top speed. We do not change our rules fundamentally overnight. Highly skilled Indians are welcome in Germany. If you want to find out what Germany has to offer, click on the link tree below. I'm sure you'll find surprising opportunities. और बात आस्था की, पूरा देश इस समय नवरात्रि के पर्व की धूम में देखने को मिल रहा है। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, जो मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है, जो साहस, शक्ति और शांति की देवी मानी जाती हैं।
देश भर के मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया है तो भक्त व्रत रखकर मां की आराधना कर रहे हैं। देश भर के मंदिरों में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप देखिए इस खबर को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश भर के मंदिरों में नवरात्रि के पावन पर्व में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से की जा रही है। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है, जो साहस, शक्ति और शांति की देवी मानी जाती हैं। देवी भागवत पुराण में वर्णित है कि मां चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत भव्य और अलौकिक है। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। यही कारण है कि उन्हें चंद्रघंटा नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि मां चंद्रघंटा की आराधना से जीवन की समस्त बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। माता के दर्शन पूजन के लिए देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। करके माता रानी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे हुए पड़े हैं। जहाँ पे कुछ भी कैजुअलिटीज़ हुई थी वहाँ पे वर्क किया गया है जी मैनेजमेंट के द्वारा। और आज तृतीय नवरात्रि वाले दिन अच्छी खासी रौनक देखने को मिल रही है। आनंद आ रहा है और ऐसा मैं आपको कहना चाहूँगा कि माता रानी की यात्रा पर ये अवसर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, अवश्य ही कटरा पधारना है, क्योंकि यहाँ की जो रौनक है ना, ये सिर्फ आपको ये समझ के चलिए नवरात्रे में देखने के लिए मिलेगी। और सच बता रहा हूँ, ऐसी व्यवस्था शायद आपने पहले नहीं देखी होगी। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन माता की आराधना करने से व्यक्ति में साहस और मानसिक शांति प्राप्त होती है और घर तथा परिवार से नकारात्मक ऊर्जा और भय दूर होते हैं। मान्यता है कि नवरात्र के तीसरे दिन नियमों के अनुसार पूजा करने से मां चंद्रघंटा प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के